अब आगे देखिए बेटा, आपके सामने एक डिफरेंस आ गया है, कार्यात्मक ढांचा और डिविजनल ढांचा। जिन बच्चों को बिजनेस जल्दी याद नहीं होती है वो डिफरेंसेस तो जरूर पढ़ ले। जितने भी मतलब पूरी बुक में जितने भी डिफरेंस दिए हुए उनका तो रट्टा मार के ना पी ले उसे बेटा, घोल जब बना करके ना पी ले। उससे फायदा क्या होगा कि डिफरेंस क्या काफी सारी चीजें कवर कर देता है और वो पढ़ने में भी आसान होता है और समझने में भी और याद करने में भी आसान हो जाता है। क्लियर ना? तो जो डिफरेंसेस है उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, पूरी बुक में जितने भी डिफरेंस आपको सारे पढ़ने हैं। और मैं भी धीरे धीरे सारे प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंस अलग से दे ही रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस की वीडियो में अलग से डाल देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। क्लियर? चलो, तो कार्यात्मक ढांचा क्या होता है और डिविजनल ढांचा क्या होता है। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जो कि काफी आसान आसान से पॉइंट्स है। और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यात्मक ढांचा क्या होता है और डिविजनल ढांचा, जिसको हम विभागीय ढांचा भी कहते हैं ना, प्रभागीय विभागीय भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रभागीय, सॉरी विभागीय नहीं प्रभागीय, तो प्रभागीय ढांचा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो, तो अभिप्राय में अगर हम बात करें तो इससे अभिप्राय पूरे उपक्रम को, यानी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी आपकी जो एंटिटी है, ठीक है ना, पूरी एंटरप्राइज है, उसको उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से। यानी इसने बोला इसमें हम क्या करें, पूरे उपक्रम को, यानी जो पूरा जो आपका एंटरप्राइज है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसके द्वारा की जाने वाली, यानी जो वो मुख्य क्रिया कर रही है, जो मुख्य क्रियाएं कर रही है, उसके आधार पर अगर आप विभाजित करते हो तो उसे कार्यात्मक ढांचा कहते हैं। देखो यहाँ पे क्रियाएं बोल रहे हैं, क्रियाएं तो काफी सारी हो सकती है, तो उन क्रियाओं के आधार पर अगर आप विभाजित करते हो संस्था को या आपका जो एंटरप्राइज है उसको, तो उसको कार्यात्मक ढांचा बोला गया। जबकि इससे अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा उत्पादित, यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी पूरे उपक्रम को विभाजित करना है, मगर किसके द्वारा करना है, जो उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों, यानी उत्पादों के आधार पर आप विभाजित करोगे, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभाजित करोगे, ग्राहक समूहों के आधार पर विभाजित करोगे, आदि के आधार पर विभाजित करने से है। तो दोनों में ही पूरे ऊपर में पूरे एंटरप्राइज को विभाजित किया जा रहा है, मगर यहाँ पे क्रियाओं के आधार पर, मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पे उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, ग्राहक समूह के आधार पर यहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजित किया जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको बोला प्रभागीय ढांचा भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, इस तरह से। चलो, प्रभागीय, ठीक है ना। उसके अलावा स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कार्यों के आधार पर, किसके आधार पर, कार्यों के आधार पर की जाती है, जबकि इसकी स्थापना उत्पादों के आधार पर की जाती है। क्लियर हो गया। विशिष्टीकरण की बात करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्य विशिष्टीकरण की बात होती है, यहाँ पे उत्पाद विशिष्टीकरण की बात होती है। जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वहां प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, आपको आसानी होगी बाद में याद करने में, ठीक है ना। तो मैंने अभिप्राय में क्या बोला कि कार्यात्मक के अंदर क्या होता है, पूरे उपक्रम को, यानी पूरी एंटरप्राइज को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। यहाँ पे मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जा रहा है पूरी एंटरप्राइज को, जबकि यहाँ पे भी एंटरप्राइज को विभाजित किया जा रहा है, बट किसके द्वारा, उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों के आधार पर, मुख्य उत्पादों के आधार पर, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, ग्राहक समूह के आधार पर, क्या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, तो उसको डिविजनल यानी प्रभागीय ढांचा बोला गया है। क्लियर। स्थापना, इसकी स्थापना कार्यों के आधार पर हो रही है, इसकी स्थापना उत्पादों के आधार पर हो रही है। यहाँ पे विशिष्टीकरण कार्य विशिष्टीकरण है, यहाँ पे आपका उत्पाद विशिष्टीकरण है। 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए आप सबको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्तता की बात करें, सूटेबिलिटी की बात करें तो जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता है, जहां पे आप मुख्य रूप से अगर एक ही उत्पाद में डील कर रहे हो तो वहां पे आपका कार्यात्मक ढांचा आता है। बट जहां पे आपका जो उत्पादों की जो संख्या वो 1 से अधिक है, जहां पे मुख्य उत्पादों की संख्या अगर आपकी 1 से अधिक है तो वहां पर आपको डिविजनल में जाना पड़ता है, जब आप 1 से ज्यादा में डील करते हो। क्लियर है। होता किस तरह है थोड़ा समझने की कोशिश करना एक बार और, ठीक है। जैसे मान के चलो, इसमें मान लो मैं कपड़ों का काम कर रहा हूं, तो कपड़ों का जो परचेज डिपार्टमेंट होगा अलग, सेल डिपार्टमेंट होगा अलग, कैश डिपार्टमेंट होगा अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा अलग। तो इसमें इस तरह से डील किया जाता है। नहीं, एक काम एक ही है, उत्पाद एक ही है कपड़ा, बट उसकी जो क्रियाएं व्रियाएं उनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, ऐसे, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। जैसे मान लो मैं कपड़ों का भी कर रहा हूं, मार्कर्स का भी कर रहा हूं, मैं दवाइयों का भी कर रहा हूं, तो 3 काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, जैसे कपड़ों का अलग, दवाइयों का अलग और मार्कर का अलग। हर किसी का सेल डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, हर किसी का कैश डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे संस्था बहुत ज्यादा ही बड़ी होने वाली है, यहाँ पे संस्था बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है।
जबकि यहाँ पे सिर्फ व्यावसायिक इकाई यानी जो काम है वो बड़ा है बेटा बस, ठीक है। यानी एक ही उत्पाद की बात होगी, यहाँ पे व्यावसायिक इकाई बड़ी होती है, यहाँ पे पूरी संस्था बड़ी होती है। यहाँ पे हर किसी का अलग अलग क्या होगा, डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर किसी का अलग अलग देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो सिर्फ उसके एक ही के मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो हर किसी प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, तो सोचो कितनी बड़ी संस्था होने वाली है यहाँ पे। क्लियर है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील हो रहा है, समझ में आ गया। उसके बाद लागत की बात करें तो कार्यों की दोहराई ना होने के कारण लागत यहाँ पे कम आती है। यानी कार्यों की दोहराई, डुप्लीकेसी नहीं होते फंक्शंस में या एफर्ट्स में, डुप्लीकेसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए लागत कम आती है। यहाँ पे लागत आपकी क्या होती है, अधिक आती है। क्लियर हो गया। दोष की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को महत्व देता है। यानी किसको, अपने विभागीय उद्देश्यों को ही महत्व दे रहा है। यानी जो डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है मैं परचेज को बहुत अच्छे से हैंडल करूंगा, सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। ये नहीं देख रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, वो नहीं, उस पर ध्यान नहीं है। उनको अपना अपना सेल डिपार्टमेंट अपने सेल्स से रिलेटेड पे ही ध्यान देता है, आगे क्या हो रहा है, बेकार है काम क्या है, उसको कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब होता है। तो यहाँ पे यही है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को ही क्या देता है, महत्व देता है, जिसके कारण जो संगठनात्मक उद्देश्य है उसकी अवहेलना हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, हर कोई डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट कह रहा है मैं तो कैश से मतलब था, मैं मुझे क्या मतलब दूसरे से। तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि हर कोई डिपार्टमेंट अपने काम को ही क्या देता है, अपने विभाग को ही महत्व देता है इस वाले में। जबकि इसके अंतर्गत प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष यानी जो डिवीजन का हेड होगा, डिविजनल हेड होगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। यानी हर कोई जो डिविजनल जो हेड है ना, वो अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना। वो कपड़े वाला कह रहा है कि मैं हूं जो हूं, मार्कर वाला कह रहा है मैं हूं जो हूं, दवा वाला कह रहा है मैं हूं जो हूं, ठीक है ना। तो हर कोई अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इसके लिए वह अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करता है। इसके लिए क्या करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट से बोलते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज दो, हमें ज्यादा से ज्यादा संसाधन दो, जिसके कारण उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उनके मध्य क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्त में हमने क्या समझा वो अभी बात करते हैं। 3 पॉइंट में ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, वो आपको समझ में आ गया। अगले 3 पॉइंट में दोबारा रिपीट करो, अगले वाले 3, ताकि वो भी समझ में आ जाए, फिर देन 2 बच जाएंगे, ठीक है ना। उपयुक्तता में मैंने कहा जहां ये वहां के लिए उपयुक्त है जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, और जहां मुख्य उत्पादों की जो संख्या है वो एक से अधिक होती है। उसके अलावा लागत, कार्यों की दोहराई ना होने के कारण यहाँ पे लागत कम आती है, यहाँ पे लागत आपकी अधिक आती है। क्लियर हो गया। प्लीज जो लास्ट मूवमेंट में पढ़ने वाले भूत हैं, प्लीज वो उठ जाओ, पढ़ लो, ठीक है। साइड में फोन मत चलाना, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं। दोष की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को ही क्या देता है, प्राथमिकता देता है, महत्व देता है, जिसके कारण जो संगठनात्मक उद्देश्यों की जो क्या होती है, अवहेलना हो जाती है, हानि होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है, इसके लिए वह अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करता है, जिसके कारण उनके मध्य में संघर्ष क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमने 6 पॉइंट हमने अच्छे से कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट और की, ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समन्वय की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं। हर कोई विभागीय अध्यक्ष क्या कर रहा है, अपनी मनमानी करते हैं, जिसके कारण समन्वय में क्या आती है, कठिनाई आएगी। हर कोई विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करेगा, जिसके कारण समन्वय में यहाँ पे क्या आएगी, कठिनाई आएगी। इसके अंतर्गत पूरी डिविजनल का ही एक ही अध्यक्ष होता है, यानी पूरी डिवीजन का, यानी जो डिवीजन है आपका, उसका क्या है, एक ही क्या होगा, अध्यक्ष होगा, जिसके कारण निर्देशन की सभी क्रियाएं होती है, और जिसके निर्देशन में, यानी जिसके अंडर सारी की सारी क्या होगी, क्रियाएं होती है, जिसके कारण समन्वय में यहाँ पे क्या आती है, आसानी आती है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि इसके अंतर्गत जो जितने भी सभी विभागीय अध्यक्ष होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, और अपनी मनमानी करने के कारण यहाँ पे समन्वय में क्या आती है, कठिनाई आती है। बट वहां पे मैंने कहा पूरी डिवीजन का एक ही अध्यक्ष होता है, जिसके कारण जिसके निर्देशन में यानी जिसके पूरा कंट्रोल में ना, ठीक है, डायरेक्शन में, जिसके पूरे डायरेक्शन में सारी क्रियाएं होती है, मतलब उसके अंडर ही सारी क्रियाएं की जाएगी, उसके डायरेक्शन में, उसके निर्देशन पे सारी क्रियाएं होती है, जिसका समन्वय में क्या होती है, आसानी होती है। लास्ट पॉइंट, प्रबंधकीय विकास। विभागीय प्रबंधक केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है, यानी जो जैसे परचेज डिपार्टमेंट, तो परचेज में ही उसको अच्छे से काम करना आता है, कैश डिपार्टमेंट वाले को सिर्फ कैश में आता है, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सीमित प्रबंधकीय विकास होता है। अब जैसे मान लो आप सेल डिपार्टमेंट में होता है, आपको सेल से रिलेटेड सारा काम आता होगा, बट आप पूरी जिंदगी वहीं लगा देते हो, आप 10, 15, 20 साल जो भी आप उसी डिपार्टमेंट लगा देते हो, तो क्या आपको परचेज का काम आएगा, नहीं। क्या आपको कैश का काम आएगा, नहीं। क्या आपको अकाउंट्स का काम आएगा, नहीं। अरे आपको क्या नाम है, बाकी चीज आएगी नहीं, आपको सिर्फ परचेज में जो 2-4 चीजें होती है, बस वही चीजें आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सीमित विकास हो रहा है, क्योंकि जो विभागीय प्रबंधक होता है, डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, ठीक है ना, जो हेड होता है, वो क्या है, केवल एक ही
कार्य का क्या होता है, विशेषज्ञ होता है, जिसके कारण यहाँ सीमित प्रबंधकीय विकास होता है, सीमित प्रबंधकीय विकास। जबकि डिविजनल प्रबंधक क्या है, के अंदर क्या है, अनेक क्रियाएं देखता है, ये अनेक क्रियाएं देखता है, अनेक कामों को देखता है, जिसके कारण यहाँ प्रबंधकीय विकास क्या है, अधिक होता है, हमें प्रबंधकीय विकास अधिक है। तो ये इसमें क्या है, प्रबंधकीय विकास सीमित है, इसमें प्रबंधकीय विकास अधिक है। क्यों सीमित है, क्योंकि ये एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। जैसे कैश डिपार्टमेंट सिर्फ कैश गिनना, कैश का ये करना आता है उसे, तो बाकी क्या है, और कोई काम नहीं आता होगा उसको, आएगा भी नहीं इसको, क्योंकि वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीमित प्रबंधकीय विकास है। और इसमें क्या है, ये तो अनेक कार्य देख रहा है, अनेक क्रियाएं देख रहे हैं, तो इसका क्या है, जो विकास होता है वो अधिक होता है। क्लियर हो गया। तो होप सो जहां तक है ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेजो, शेयर करो, ताकि मेरे इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए। मुझे भी तो अच्छा लगे ना कि क्या नाम है, मैं वीडियोस पे वीडियोस बना रहा हूँ, बट व्यूज़ अभी नहीं आ रहे बिजनेस की वीडियोज़ में। ठीक है, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग किया, अभी 1 महीना ही हुआ है खाली। ठीक है ना, तो कोशिश है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे वीडियोस को, ताकि क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स में मेरे पास काफ़ी व्यूज़ आते रहते हैं, ठीक है, कमेंट्स आते हैं, तो सेम वही यहाँ पे भी पैटर्न चलें। ठीक है, और मुझे बनाने में ज़्यादा मजा भी आया है। ठीक है, वीडियोस को। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।